आज की खबर आपके साथ। मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और इस वक्त इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रगति ठाकुर भी मौजूद हैं। बात करेंगे बिहार के पहले चरण की, क्योंकि पहला चरण निकल चुका है, वोटिंग हो चुकी है और सभी दिग्गजों की जो किस्मत है वो ईवीएम में भी कैप्चर हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से लोगों ने वोट दिए और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, आखिरकार उस वोटिंग का, ज्यादा वोटिंग का फायदा बिहार में आखिरकार किस दल को मिलने जा रहा है? भारी मतदान किसको फायदा पहुंचा रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है? सरकार क्या बदलने वाली है या फिर एक बार फिर से सुशासन का राज होगा? आज हम इसी पर प्रगति अपनी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोटिंग पैटर्न बदला है, अब तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ये रहा है। अगर हम कुछ चुनावों का जिक्र करें, 2 दशकों से ज्यादा की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा वोट हुआ है। और क्या कहेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि चीजें बदली हैं और बिहार में क्या वाकई बदलाव होगा? क्योंकि आमतौर पर भावना के मुताबिक अगर कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि कुछ बदलाव तो होता ही होता है। क्या लगता है? क्योंकि अगर हम देखें बिहार में तो पहले से ही बदलाव की सुगबुगाहट तेज थी और उसके बाद जब वोटिंग हुई है तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि पहले चरण में अगर इतनी ज्यादा स्तर पर वोटिंग होती है, इतने ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलते हैं, तो दूसरा चरण अभी बाकी है। क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि आप देखिए 64.46% ये जो वोटिंग के आंकड़े हैं, जो प्रतिशत हैं, ये साफ दर्शा रहे हैं कि बिहार की जनता अपने मिजाज को बताते नजर आ रही है। बिहार की जनता के मन में कुछ तो है जो वो पोलिंग बूथ पर पहुंची है, किन मुद्दों को लेकर पहुंची है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि हमें जो तस्वीरें पोलिंग बूथ से देखने को मिली स्वाति, उसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। हाँ, अब ये महिलाएं किस मुद्दे पर वहां पहुंची हैं और किस प्रत्याशी के लिए वहां पहुंची हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि एनडीए भी महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहा था। आप बात करिए भारतीय जनता पार्टी की या हम नीतीश कुमार की पार्टी की भी बात कर ले, दोनों दलों के नेता पहुंच रहे थे एनडीए की तरफ से और बिहार की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। महागठबंधन भी लगातार महिलाओं को साधने के लिए तमाम तरह के वादे करता नजर आया। और अगर हम बात करें, तेजस्वी प्रण पत्र पहले ही निकल चुका था, घोषणा पत्र पहले ही सामने आ चुका था, उसके बाद भी तेजस्वी यादव महिलाओं को साधने की कोशिश करते नजर आए। तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों दलों ने जिस तरीके से महिलाओं को साधने की कोशिश की, महिलाएं अपना रंग बिहार में दिखा सकती हैं। बिल्कुल, महिलाएं कुछ बदल सकती है। या फिर अगर हम थोड़े वोटिंग पैटर्न की बात करें, फ्लैशबैक में अगर हम थोड़े से चले जाएं तो साल 2000 का भी हम जिक्र यहाँ पर जरूर करेंगे। क्योंकि साल 2000 में उस वक्त 62% मतदान हुआ था और लालू यादव की सरकार से नीतीश बाबू की सरकार आई थी। उस वक्त भी वोटिंग पैटर्न एकदम बदला था। और हालांकि जब जब चीज़ें हुई यहाँ पर, इस वोटिंग पैटर्न, बदलते वोटिंग पैटर्न का जो फायदा है आमतौर पर कहा जा सकता है प्रगति, वहाँ की तत्कालीन सरकार को हुआ है। चाहे लालू यादव की सरकार की बात कर ले या राबड़ी देवी की बात कर ले हम, तो कई बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग जो है परसेंटेज वो बढ़ा, उससे कुछ हुआ नहीं सरकार को। लेकिन हाँ स्वाति, यहाँ पर जैसे कि आपने ये जिक्र किया ना, यहाँ पे ये गौर करने वाली बात है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो कई बार सरकारें बदलती हैं, लेकिन कई बार सरकारें वही रहती हैं। लोगों को पसंद आता है सरकार का कार्यकाल। क्योंकि आप देखिए, हम अगर दिल्ली की ओर जाए तो दिल्ली में जब कांग्रेस की सत्ता थी तो उस साल भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा था और आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी पैठ जमा पाई थी। लेकिन वही अगर हम हम झारखंड के चुनाव पर नजर डालें तो वहां भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। वहां पर भी जो जनता है वो घरों से निकली, अपने अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर गई, लेकिन सरकार फिर से जेएमएम ने बनाई और ये साफ हो गया कि भले से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन जो जनता है उन्हें वर्तमान सरकार का ही कार्यकाल पसंद आ रहा है। तो इसमें दोनों चीजों देखिए, ये अगर हम थोड़े पुराने दौर पर चले जाएं, 1951 से लेकर 1960 तक की बात करें तो इस बार उस समय का वोटिंग परसेंटेज महज बहुत कम रहता था, 3 से 4% बढ़ता था। लेकिन उसके बाद चीजें बदली, बिहार में सारी चीजें बदली। पहले चूंकि जंगल राज और बहुत सारी चीजों की बात होती थी, विकास की बात होती थी और चीजें उतनी बेहतर नहीं हो पाती थी, तो आमतौर पर भी एक वोटर्स में नाराजगी हुआ करती थी कि भाई जब हमारे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है तो हम वोट किसको दें। लेकिन अब देखिए, चीजें बदली हैं, पीढ़ियां बदली है, सोच बदली है, शिक्षा का स्तर एकदम से बदला है। और ऐसे में अब जो वोटर्स है वो पहले से प्रगति कहीं ज्यादा जागरूक है। महिलाएं भी आपने देखा होगा, महिलाओं की जो कतारें निकलकर सामने आई, कई जगहों पर आपने जिक्र भी किया कि बेगूसराय में तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये एक तरह से लोकतांत्रिक पर्व के लिए बहुत अच्छा एक बदलाव है, एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हमारा जो लोकतंत्र है
वो एक बहुत बेहतर व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारे जो क्योंकि Gen कह Z, सकते हैं क्योंकि हाँ हमारे जो युवा वर्ग है, 25 उन्हें निकलना 26 तक के जरूरी जो था इस वक्त। वो निकल रहे हैं, युवा हाँ। निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं और वो जान रहे हैं कि हमारा हक क्या है और हम अगर किसी सही व्यक्ति को वोट देंगे तभी हम अच्छी सरकार बना पाएंगे। ये चीज बहुत बेहतर तरीके से सामने है। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण मुझे एक ये भी समझ में आया कि अब सरकारों में भी कंपटीशन होता है, बिल्कुल है ना। अब सरकारों में कंपटीशन होता है, बेहतर तरीके से काम होती है। हालांकि कुछ मूलभूत चीजें हैं जिनको कई बार सरकारें इग्नोर कर देती हैं, फायदा कई बार उनको मिलता है, उन चीजों का नहीं मिलता है। लेकिन अब जनता ये पूरी तरीके से जान रही है प्रायोरिटी हमारे लिए क्या है। हमारे लिए शिक्षा प्रायोरिटी, हमारे लिए रोजगार प्रायोरिटी, हमारे लिए घर है, पलायन हमको ना हो ज्यादा से ज्यादा, इसको लेकर भी हम ध्यान देना लोग जरूरी है, अपने बिल्कुल। घरों से निकलते हैं, वोट करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आपने शिक्षा का जिक्र कर दिया और पहले चरण में जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, कहीं ना कहीं शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बहुत क्योंकि बड़ा आप मुद्दा देखिए बिहार में अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का स्तर उतना ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया जो कि तमाम राज्यों में कर पाया है। इसी वजह से स्वाति, जो पलायन की अगर मुद्दे उठते हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए जो जनता के मुद्दे हैं उसमें शिक्षा सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। अगर आप पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे, पहले चरण का जो चुनाव रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया लोकतंत्र के महापर्व में। लेकिन अभी दूसरा चरण बाकी है, 11 नवंबर अभी बाकी है और उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसलिए जनता को भी ये समझना होगा कि आप अगर अपने प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, आप अगर अपने एक चीज हिसाब आपने से और वोट डाल गौर रहे की हैं। होगी, जी। प्रगति की जो विपक्ष के नेता है वो बार बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोहरा रहे हैं। वो लेकर कह आ रहे रहे हैं कि हैं, हाँ। ये इससे सरकार को बहुत नुकसान पहुंचेगा। 20 साल की सरकार में क्या हुआ जनता के सामने, वो सरकार को बहुत कष्ट पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो केंद्र के नेता हैं, जो सरकार के पक्ष में है, एनडीए के जो नेता हैं, चिराग पासवान को भी मैं सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि पूरी प्रो इनकम्बेंसी है, ये सारी चीजें हैं, ये सरकार को बहुत चीजें। तो ये इस बार मुझे लगता है कि 2 फैक्टर पर सारी चीजें होने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है और यही दोनों फैक्टर चलने वाले हैं बिहार में। क्योंकि अब चीजें तो एक पक्ष तो हो ही गया है, जनता के पाले में आ चुकी है, और दूसरा पक्ष क्योंकि पहले चरण में इस तरह से जो वोटिंग है चीजें बहुत हाइक करके जाती है। अब और क्योंकि पहले चरण में अगर जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तो दूसरे चरण पर भी वो प्रभाव पड़ता है कि पहले चरण में अगर प्रतिशत इतने बढ़े हैं तो दूसरे चरण पर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि आखिरकार दूसरे चरण में क्या प्रदर्शन रहेगा बिहार की जनता का। क्योंकि जो नेता है, आप देखिए सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते नजर आए कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का भी ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, सब ये कहते नजर आए और बिहार की जनता ने बखूबी इन चीजों को निभाया है। हालांकि उनके मुद्दे क्या थे, उन्होंने किसके पक्ष में वोट दिया है, इसके नतीजे हमें 14 को ही पता चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप बिहार में अब देखिए लोगों का जो मन है वो आप टटोलने की कोशिश करिए किस तरीके से। अब महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है पोलिंग बूथों पर, ये सबसे बड़ी बात है। ये बदलाव दिख रहा है कि जो महिलाएं घर में रहती थी, जो इतना अपने अधिकार को इतना भी बढ़ा चढ़ाकर उसमें नहीं आगे बढ़ती थी, आज वो खुद पोलिंग बूथ पर जा रही हैं। लेकिन व्यवस्थाओं की अगर हम जिक्र करें, कुछ ऐसी खबरें भी प्रगति सामने आई, उन खबरों को, उन तस्वीरों को भी हमको इग्नोर नहीं करना होगा। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा, कई जगहों पर कल बूथ कैप्चरिंग जैसी खबरें सामने आई या लोगों ने फर्जी वोटर के इस तरीके से आरोप लगाए। ये वाकई में हमारी व्यवस्था में एक बहुत बड़ी स्याह हकीकत है, इस कमियों को सुधारना होगा। क्योंकि चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर, किसी भी प्रदेश में चुनाव यकीन मानिए छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है और एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के लिए कि इन चीजों में कमी करवाएं। आपको ध्यान होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ करते हैं तो इस तरह की बहुत सारी खबरें आती है। आमतौर पर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है, उपचुनाव के दौरान भी इस तरीके की चीजें होती है कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है या उनके प्रत्याशी हमको वोट नहीं डालने दे रहे। बिहार में भी हुआ है ऐसा, लेकिन वो तस्वीरें इधर, उन तस्वीरों से एक बेहतर तस्वीर ये भी निकल कर आई कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक बहुत बेहतर है और एक बहुत सबसे बड़ी बात स्वाति कि आप देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये पहला चुनाव था और सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि क्या बेहतरीन तरीके से वो ये चुनाव करवा पाते हैं। एक तरीके से हम देखें तो बूथ कैप्चरिंग की बात या फिर हम फर्जी वोटिंग की बात करें तो ये हमें हर चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन बिहार में ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है ये कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल में गिना जाएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जो प्रदर्शन दिया बिहार में, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा उठा, तमाम मुद्दे उठे,
जो जनता है वहां की इन मुद्दों को सुनते हुए वो वहां नहीं पहुंच सकती थी। बहुत सारी चीजें थी बिहार में इस वक्त, लेकिन बिहार की जनता ने वो कर दिखाया जो पिछले दशकों से हमें नहीं देखने को मिला था। अब 2020 की तुलना कर लीजिए, 7% से लेकर कहा जा रहा है कि 10% तक मतदान 2025 में हुए, वो भी पहले चरण में। अभी दूसरा चरण बाकी है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है और उम्मीद भी है हमें बिहार की जनता से। अभी 122 सीटें बची हैं, 122 सीटों पर भी उन्हें उसी तरीके से अपना प्रदर्शन रखना है और वहां भी जाकर ये जो संख्या है वोटिंग की वो बढ़ाना है। ये उत्साह अगले फेज में कितना नजर आता है या स्लो होता है, ये तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं रहा। अच्छा, अगर जो एक्सपर्ट है उनकी हम बात करें प्रगति, तो वो ये कहते हैं कि 15 साल में बहुत ज्यादा लहर नजर नहीं आई, बहुत ज्यादा परिवर्तन नजर नहीं आया, वोटिंग पैटर्न लगभग सेम सा रहा, कुछ 2-4% आगे पीछे कम जरूर हुए, लेकिन 15 सालों की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर यही रहा। लेकिन इस बार चीजें बदली है। क्या इसका फायदा वाकई में बिहार में सत्ताधारी दल को उसका मिलेगा या फिर नुकसान होगा? क्योंकि जो आपने देखा होगा विभिन्न टीवी चैनलों में बहुत सारे विश्लेषण चल रहे हैं, अब तो कुछ दिनों बाद पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लोगों का ये मानना है कि अक्सर अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो नुकसान होता है सत्ताधारी दल का, लेकिन कुछ अपने आंकलन में अगर हम देखें तो 70% रहता है कि नुकसान हो जाता है सत्ताधारी दल का, लेकिन फिर भी हम 30% पर भी गौर करें तो कार्यकाल लोगों को पसंद आता है। हालांकि बिहार की जनता का जो मन है वो टटोल पाना मुश्किल है, क्योंकि बिहार की जनता हमेशा सोच से विपरीत जाकर चीजें करती है। आप पिछले दशकों के अगर चुनाव को भी उठाकर देख लीजिए तो कई सारी चीजें बिहार में हमें अलग देखने को मिली, उम्मीद से अलग। और इस बार आप देखिए 2025 या 2024 के भी कई सारे चुनाव को हम उठाकर देखें तो वो हुआ है जिसको जमीन पर नहीं देखा गया है। जमीन पर कुछ और चीजें देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन जो नतीजे में तब्दील होती है वो बिल्कुल। लेकिन इस बार आपको ये आपने देखा होगा, गौर भी किया होगा, पिछले 2 से 3 सालों में मीडिया ने नीतीश कुमार के लिए एक अलग सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। कई बार आपने देखा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो बहुत बेहतर तरीके से आगे का कार्यकाल नहीं कर पाएंगे, और खुद उन्होंने कई बार ये बात कही है कि अब मेरी रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आ रही है, अब मैं बहुत ज्यादा सक्रिय पॉलिटिक्स में रह नहीं पाऊंगा। हालांकि वो तमाम चीजें बड़ी पीछे छूट जाती है और नीतीश कुमार आगे निकल कर चले आते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है स्वाति की नीतीश कुमार इतनी, आप भी कह रही हैं कि उन्हीं का बयान है, नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी सत्ता राजनीति छोड़ने वाले क्योंकि आप देखिए सरकार कोई भी हो लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा हमेशा वही रहते हैं, तो इतनी आसानी से नीतीश कुमार अपनी गद्दी छोड़ दे बिहार से, ये कह पाना काफी मुश्किल है। क्योंकि नीतीश कुमार वो हुकुम का इक्का है इस वक्त जो कि सबकी निगाहों पर टिके हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई चेहरा भी तो नहीं है आपके पास में, आपके पास और कौन सा चेहरा? चिराग पासवान है, युवा नेता, लेकिन वो ऑलरेडी केंद्र में है, या और तमाम लोग हैं, लेकिन जो एक तरह से एक लीडिंग पावर उनके अंदर है वो शायद बिहार में एनडीए के किसी दूसरे बड़े नेता के पास में नहीं, या फिर आपको कोई एक नया चेहरा लाना पड़ेगा कहीं, तो फिर ये हो जाएगा कि आप पैराशूट कैंडिडेट अगर आप ले आएंगे तो फिर आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश के ऊपर अभी तक कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। उनकी योजनाओं पर अगर हम देख ले तो ये तारीफ नहीं, उनकी योजनाओं ने बेहतर तरीके से काम किया है। महिलाओं के पक्ष में सबसे ज्यादा उनकी योजनाएं जो और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इस वजह से ये गौर करने वाली बात है यहाँ पर, ये वाकई में वोट महिलाओं के लिए अक्सर आप देखिए उनकी बयानबाजी सुन लीजिए या भाषणों में उनकी बयानों को आप गौर करने की कोशिश करिए। नीतीश कुमार हर वक्त महिलाओं को लेकर चीजें बोलते रहते हैं, कुछ विवादित बयान उन्होंने बयान देते हैं, उसको लेकर वो पूरे देश में घिरे, वो अक्सर महिलाओं को लेकर बोलते नजर आते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, 2500 खाते में, 30,000 खाते में, ये सारी चीजें लोक लुभावने वादे कहीं ना कहीं जनता पर इफेक्ट डालते हैं। और ये जो चुनाव हुआ इसमें महिलाओं की तस्वीरें जो उजागर हुई हैं, ये कई तरह से दोनों तरफ सारी चीजें ले जाती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एनडीए और महागठबंधन दोनों में नेक टू नेक फाइट है, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस फाइट को और बढ़ा दिया है, कंफ्यूजन को और बढ़ा दिया है कि किसके पक्ष में ये बॉल गिरने वाली है। बिल्कुल। और 2010 का अगर हम जिक्र करें, ठीक 15 साल पहले अगर हम चले जाएं तो 2010 के पहले स्थितियां बड़ी खराब थी, उतना बेहतर तरीके से काम नहीं हुआ, लेकिन 2010 तक लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ बहुत बेहतर तरीके से चीजें बनी, सड़कें बनी, पोलिंग बूथों तक जाने की जो व्यवस्था थी वो नीतीश बाबू की सरकार में बड़ी बेहतर हुई। पहले बड़ी खराब सड़कें थी, खड़ंजे थे, बिहार की ये स्थितियां थी, वोटर पहुंच नहीं पाता था बूथ। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार में व्यापक बदलाव हुए हैं, हाँ, टूटे भी हैं, तो गौर उस पर भी करने वाली बात है। ये चीजें हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें। जैसे बुजुर्ग मतदाता है वो मतदान के लिए नहीं जा पाते थे, अब पहले से बेहतर व्यवस्थाएं हुई है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक रिपोर्ट है उसमें ये सारी चीजें आई हैं कि लोगों ने पसंद किया है, इस वजह से उनको वोट प्रगति मिले हैं बिहार में।
और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जिस तरीके से बिहार की जनता ने पहले चरण में वोट डाला है, उस पे हमें अब दूसरे चरण को लेकर भी एक्साइटमेंट है। हम अब उस पर भी नजर गड़ाए हुए हैं कि आखिरकार दूसरे चरण में क्या कुछ होता है, क्योंकि दूसरा चरण अभी तो 121 सीटों पर था, लेकिन अब 122 सीटें हैं और सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं कि बिहार की जनता क्या प्रदर्शन करके लेकर आती है और बिहार की जनता जिस तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, उनके मुद्दे क्या हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा पर आप गौर करिए, वोटर अधिकार यात्रा को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। उस दौरान भी जो बिहार की जनता ने अपना कह सकते हैं जमावड़ा वहां पर बनाकर रखा, जिस तरीके से बिहार की जनता राहुल गांधी के साथ उस समय खड़ी थी, तो कई सारी चीजें हैं जो बिहार का चुनावी बयान है वो कभी इधर जाता नजर आ रहा है, कभी उधर जाता नजर आ रहा है। इसलिए कोई इस वक्त कहने वाली हमें कह सकते हैं चीज नजर नहीं आ रही है कि बिहार की जनता का मिजाज एनडीए की तरफ है या फिर महागठबंधन की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ से पलड़ा भारी ही हमें दिख रहा है और दोनों तरफ बॉल गिरती नजर आ रही है। हालांकि इस बॉल को कैच कौन करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, फिलहाल अभी हम लोग ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि कमी या उछाल कोई पॉजिटिव संकेत दे रही या नेगेटिव संकेत दे रही, क्या उलटफेर होने वाला है या फिर वही चीजें पूरी तरह से स्थायी होने जा रही है, क्योंकि ये हमेशा सटीक संकेत नहीं होता। और इसका कई उदाहरण है, चाहे 2000 का चुनाव ले ले, 2010 की हम बात कर ले, 2010 में भी 2000 में माफ कीजिएगा 62.5 चुनाव हुआ था। इसके बाद फरवरी में 2005 में जब चुनाव हुआ तो वोटिंग परसेंटेज घटकर 47 पर हुआ, लेकिन सरकार प्रगति वही थी। वही बताना चाह रही हूँ कि अगर हम झारखंड पर भी नजर डालें तो उस दौरान भी झारखंड जब आए हेमंत सोरेन तो वो जेल से निकल कर आए और जो उनकी बयार दिखी वो बिल्कुल देखने वाली थी झारखंड में। और उन्होंने जो प्रदर्शन किया, हालांकि वोटिंग प्रतिशत जैसे ही बढ़ा लोगों को लगा कि एनडीए के खेमे में चीजें जा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल विपरीत हुआ। जैसे ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, आप देखिए नतीजे फिर से जेएमएम के खाते में ही गए। वहां पर महागठबंधन ने सरकार बनाई, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर जनता देखना चाहती थी और जनता ने वो कर दिखाया। तो कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम दिल्ली की तरफ भी अगर जाने की कोशिश करें तो वहां से कांग्रेस की जो सत्ता पलटी और आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर जो शीला दीक्षित को आप देख लीजिए, शीला दीक्षित जिनका जिक्र आप करें, कभी लगता था क्या उनकी सरकार गिर पाएगी। कितनी बेहतर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के लिए पुल बनाए, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक निर्भया कांड की वजह से सारी तख्ता पलटी हो गई है ना। अब वो सारा उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया। उसके बाद उनकी सरकार बनी, लगभग 10 साल तक उन्होंने वहां पर राज किया। अच्छा, अब आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी, भले ही जितने आरोप लगते हो, लेकिन वहां पर दबदबा अभी भी पश्चिम बंगाल में ममता का कायम है। और इसी तरीके से नीतीश कुमार को भी अगर हम देख ले तो नीतीश कुमार काम तो उन्होंने किए होंगे, इसी वजह से वो सत्ता में है, इस वजह से उनको इस चीज का फायदा मिला। लेकिन ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत लंबी पारी खेली है, प्रगति। बिल्कुल। और अगर हार होती है या कुछ भी जिस तरीके से चीजें होती तो निश्चित तौर पर एक और लालू यादव का वो बयान भी मुझे याद आ जाता है कि लालू यादव ने कहा, जब सारी चीजें चल रही थी राहुल गांधी के फेवर में, तेजस्वी यादव के फेवर में, तभी लालू यादव ने कह दिया कि जो जनता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो रोटी को पलटना भी जरूरी है, वरना एक ही साइड से वो जल सकती है। तो ये सारी चीजें भी इस वक्त गलियारे में घूम रही हैं, राजनीतिक गलियारों में। बिहार में इन सारी चीजों पर भी गौर करने वाली बात है, क्योंकि नेताओं की बयानबाजियां राजनीति में अगर उठती हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर रुकती जरूर है। और ये जो चीजें हुई हैं, इस पर भी अभी हम देखें तो तेजस्वी यादव ने भी बकायदा वीडियो जारी करके जनता का आभार जताया कि आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और तेजस्वी यादव का आप वो बयान देखिए, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि 18 को शपथ लूंगा तो 14 जनवरी को आपके खाते में 30,000 भी डाल दूंगा। तो तेजस्वी यादव भी कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो जिस तरीके से चीजें हो रही है बिहार में, बदलती नजर आ रही है सारी। बिल्कुल, ये क्या वाकई में आगे का परिदृश्य बदलेगा, इंतजार हमको भी है, आपको भी होगा इसका बेहतर तरीके से। फिलहाल दूसरे चरण का इंतजार आप जरूर कीजिएगा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हो, जनता जरूर निकले। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।